हेलो फ्रेंड्स, एसआर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शिव पूजन। हम लोग इस वीडियो सीरीज में यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स के बेसिक टर्म्स से शुरू करके इसके जितने भी बेसिक चीज़ें हैं इनको हम लोग 3-4 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। चलिए आज का वीडियो फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स बेसिकली है क्या? अगर हम यूनिवर्स की बात करें या ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं उसकी बात करें तो ये एक तरह से है क्या, ये टोटैलिटी, राइट। टोटैलिटी टोटैलिटी मतलब कि जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, और यहाँ तक कि जो इंटर गैलेक्टिक स्पेस हो गया, मतलब सेंटर हो गया, और जितने भी टाइप के मैटर और एनर्जी हैं, सारी चीज को जो टोटैलिटी है दैट इज यूनिवर्स। दैट तो ये था एक बेसिक टर्म जो यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है हर चीज जो भी हमारे आसपास दिख रही है, सब कुछ को अगर हम एक टोटल कर ले, जितनी भी चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज यूनिवर्स, राइट। तो यूनिवर्स से रिलेटेड एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी को एक तरह से हम इसको बोलते हैं या फिर पूछ लेगा कि इसको किसी दूसरे और नाम से क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, राइट। क्या बोलेंगे? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब बिग बैंग थ्योरी फिर है किस बारे में? क्वेश्चन उठेगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो ये इस बारे में है कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ या यूनिवर्स बना कैसे, राइट। तो आजकल का जो यूनिवर्स है कब भाई कहीं ना कहीं तो बना होगा, तो उसके बारे में जो थ्योरी है दैट इज द बिग बैंग। ये थ्योरी यह सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ था? एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ था। सिंगल पॉइंट था, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहा, स्ट्रेच होता रहा, खींचता रहा, और फिर एक ह्यूज पार्ट में जैसा आजकल दिख रहा है उसमें ये कन्वर्ट हो गया। और इस पूरे फिनोमिनन को कंप्लीट होने में कितने साल लग गए? लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स लग गए एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स बनने, मतलब बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट होने में कितना समय लग गया? 13.8 बिलियन ईयर्स लग गए इसमें, राइट। तो ये था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है इसका फिजिकल कंपोनेंट जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। दूसरा नॉन फिजिकल कंपोनेंट जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करके ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनके बारे में पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर टू गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स, गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया एक तरह से, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनसे लेकर जो गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स है, मतलब जितनी भी छोटी से एक तरह से छोटी से बड़ी चीज़ जो भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो एक कंपोनेंट हो गया यूनिवर्स का। और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पर नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स। तो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं? नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे लाइट, ग्रेविटेशन,
स्पेस एक्सेट्रा। लाइट, ग्रेविटेशन, स्पेस, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। कैसे कि जैसे लाइट है, लाइट को हम सिर्फ एक तरह से फील कर सकते हैं, इसको ट्रैप नहीं कर सकते। ग्रेविटेशन उसी तरह से, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, स्पेस को भी हम फील कर सकते हैं। फिजिकली ये एग्जिस्ट एक तरह से, अगर एक साइंटिफिक टर्म में बात करें तो फिजिकली एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता, राइट। ये नॉन फिजिकल कंपोनेंट हो गया। और फिजिकल कंपोनेंट ये हो गया कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग जैसे फिजिकल एंटाइटीज़ हैं। नेचुरली अकरिंग मतलब कि नेचर में ही पाए जाने वाले फिजिकल एंटाइटीज़, मतलब कि जो फिजिकली जो बॉडीज़ हैं उनका एसोसिएशन, मतलब कि बहुत सारे फिजिकल एंटाइटीज़ मिलकर एक ग्रुप बना लें, उनका या फिर स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, राइट। यूनिवर्स में जित बहुत सारे नेचुरली अकरिंग जैसे फिजिकल एंटाइटीज़ हैं। एंटाइटीज़ का एक बेसिक पर्पस होता है कि जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, या फिर इनका एसोसिएशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। हम पूरे को हम क्या बोलेंगे, कंबाइनली हम क्या बोलते हैं इसको, सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं गैलेक्सी के बारे में। कि गैलेक्सी सुना होगा, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, एक तरह से एक ह्यूज कलेक्शन होता है, बहुत ही बड़ा कलेक्शन होता है किसका, गैस का, डस्ट का। और बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं, सोलर सिस्टम होता है जो किससे जुड़े होते हैं, ग्रेविटी से। तो गैलेक्सी, गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ बहुत सारी स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम है, सभी ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो पूरा क्लस्टर क्या बन जाता है हमारा, गैलेक्सी। तो पूरे यूनिवर्स में बात करें तो अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, राइट। तो ये हो गया गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा। टाइप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में अगर बात करें तो गैलेक्सीज बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला इर्रेगुलर गैलेक्सी, दूसरा स्पाइरल गैलेक्सी, तीसरा इलिप्टिकल गैलेक्सी, राइट। तो इर्रेगुलर गैलेक्सी जैसे यहाँ पर ये फिगर में ये दिख रहा है पूरा इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता, एक डिस्क नहीं होता, और इसमें इर्रेगुलरली पूरा जो मास होता है इसका, इस गैलेक्सी का, वो बिखरा हुआ होता है। दूसरा है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। तो एक यहाँ पर एक सेंटर होता है, राइट, ये एक सेंटर होता है। सेंटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, एक तरह से ब्राइटेस्ट होता है, और इसमें ओल्ड स्टार्स होते हैं, पुराने स्टार्स होते हैं। फिर उसके अलावा फिर जैसे जैसे यहाँ पर उस सेंटर से क्या होता है कि ये स्पाइरल निकला होता है, जैसे दिख रहा है ना, ये स्पाइरल एक निकला हुआ है। ये स्पाइरल फिर क्या करता है, ये अभी यही इसी के नाम से उसका स्पाइरल गैलेक्सी पड़ा। इन स्पाइरल्स में जैसे डस्ट हो गया, गैसेस हो गई, या फिर जो यंग स्टार्स हैं, यंग स्टार्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर एकदम कॉर्नर साइड में, इसमें एक आउटसाइड, सेंटर के आउटसाइड में यंग स्टार्स होंगे, और जो ओल्ड स्टार्स हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पर बीच में। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर भी गैसेस होती हैं और डस्ट होती हैं। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर हो गया स्पाइरल गैलेक्सी का। और ध्यान रखना कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो मिल्की वे गैलेक्सी किसका एक एग्जांपल है, स्पाइरल गैलेक्सी का। मतलब कि जिस गैलेक्सी में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, वो किस में है, इस किसके अंडर में आती है, या फिर किस टाइप की गैलेक्सी है, वो स्पाइरल गैलेक्सी है। तीसरी टाइप की जो गैलेक्सी है वो है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी की अगर बात करें तो इसमें एक तरह से जो स्टार्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि इसमें ये जैसे दिख रहा है सेंटर पूरा, तो यहाँ पर स्टार्स लगभग, अगर एक तरह से हम कंपोजिशन देखें तो एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्टार्स सेम होंगे। और इसका शेप कैसा होता है, सिगार शेप होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा किस टाइप की गैलेक्सी है जिसका शेप जो होता है सिगार शेप में होता है, तो वो कौन सा है,
इलिप्टिकल गैलेक्सी, ठीक है। तो सिगार शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे सिगार को, जैसे जो ऊपर बीच में एकदम सिगार की तरह वो दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया टाइप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AGN, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या है। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस एक तरह से किसी भी गैलेक्सी के एक सेंट्रली लोकेटेड मतलब कि सबसे सेंटर में लोकेटेड एक रीजन होता है जो बहुत ही ब्राइट लाइट देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है इस फिगर में, पर्टिकुलर फिगर में देखिए, तो इस सेंटर में जो दिख रहा है दैट, वो जो सेंटर दिख रहा है, इस पूरा सेंटर, दैट इज द गैलेक्टिक न्यूक्लियस, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, राइट। और एक्टिव गैलेक्टिक जो न्यूक्लियस होता है ये बनता कैसे है, इसमें से एक सुपर जायंट मतलब काफ़ी बड़ा एक ब्लैक होल होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटर में आप लोग को दिख रहा होगा, दिस इज द सुपर जायंट ब्लैक होल। और जो ब्लैक होल होता है इसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये सारी गैसेस को अपने अंदर क्या करती है, वो ट्रैप करती रहती है, मतलब अपने अंदर वो उसको खींचती रहती है। और जितनी भी चीज़ें हैं, सारी स्टार्स हैं, धीरे धीरे क्या है, एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है कि धीरे धीरे जो एनर्जी है पूरी ये इस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के अंडर में जो ये पार्ट है, ब्लैक होल है, ये सुपर जायंट ब्लैक होल है, इसमें सब कुछ है कि धीरे धीरे करके वो समा जाएगा और पूरा यूनिवर्स इसी में कोलैप्स हो जाएगा, मतलब जहाँ से बना था फिर से उसी में वो रिटर्न हो जाएगा, ऐसा मानना है। और अगर हम बात करें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस की, तो इनमें से एक्सरे, रेडियो या अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं इनका स्ट्रांगली एमिशन होता है। स्ट्रांगली एमिशन का मतलब होता है कि इनमें यहाँ पर मतलब कि इससे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस से एक्सरेज, रेडियो और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इनका एमिशन लगातार स्ट्रांगली होता रहता है। ओके, ये तो हो गया था हमारा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो ये दो तरह का होता है बेसिकली। फर्स्ट है यहाँ पर क्वासर्स, क्वासर्स, दूसरा है ब्लेजर्स। तो क्वासर्स क्या है, ये एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं जिनमें हाई ल्यूमिनोसिटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनमें चमक होती है, हाई ल्यूमिनोसिटी होती है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि सन के कंपैरिजन में कितना चमकीला होता है, पूछ लेगा अगर क्वेश्चन में आता है कि क्वासर्स सन से कितने ज़्यादा चमकीले होते हैं, तो ये बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। ध्यान रखना, बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सन, मतलब इनमें से जो लाइट एमिट होती है वो हमारे हमारा सन भी कितना चमकीला है, लेकिन उससे भी बिलियन टाइम्स ये ज़्यादा चमकीला होता है, इससे एमिशंस होते रहते हैं। अगर बात करें तो पूरे यूनिवर्स में ये सबसे ब्राइटेस्ट मतलब सबसे चमकीली चीज़ है और सबसे दूर भी है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, थोड़ा सा की पॉइंट है। अब दूसरे टाइप की बात करें एजियन की, तो वो है ब्लेजर। तो ब्लेजर्स क्या है, ये एक तरह से रिलेटिविस्टिक जेट स्ट्रीम्स होते हैं। रिलेटिविस्टिक जेट स्ट्रीम, जैसे यहाँ पर सपोज दैट ये बात करें तो ये पोल है, तो पोल से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली एक तरह से स्ट्रीम होती है। तो कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, उस सेलेस्टियल बॉडी और उसको इसी का हो गया, जैसे यहाँ पर एजियन की बात करें तो उसका जो पोल होगा, पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले जो जेट्स होते हैं या स्ट्रीम्स होते हैं, उनके पेयर को हम क्या बोलते हैं, ब्लेजर्स बोलते हैं। और ये भी हाईली ल्यूमिनस होते हैं, मतलब इनमें भी बहुत ही ज़्यादा लाइट एमिट होती है। और फिर अगर बात करें तो हाई एनर्जी जो गामा रे फोटॉन्स होते हैं उनका भी सोर्स किसको माना जाता है, ब्लेजर्स को माना जाता है। तो ये दो टाइप के हमने एजियंस
डिस्कस कर लिए क्वासर्स एंड ब्लेजर्स। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसमें डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करें तो दोनों इकट्ठे पूरे यूनिवर्स का लगभग 95% पार्ट ऑक्युपाई करते हैं। मतलब पूरा जो यूनिवर्स का कंपोजिशन है इसमें 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना, क्वेश्चन में इसमें डायरेक्टली पूछता है कि कितना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर यूनिवर्स का कितना पार्ट बनाते हैं, दैट इज 95%। दैट तो अब डार्क मैटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अब डार्क मैटर है क्या। तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी रिएक्ट नहीं करता, लाइट को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, लाइट को एमिट भी नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं करता, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब ये 95% मतलब दोनों मिलके डार्क मैटर डार्क एनर्जी ऑक्युपाई कर रहे हैं, बना रहे हैं पूरे यूनिवर्स को। और ये ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिएक्ट करता है, ना ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ना लाइट को एमिट करता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये डार्क मैटर या कोई मैटर कैसे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्या करता है, जितने भी विजिबल मैटर्स होते हैं और जितने भी दिखने वाले मैटर्स होते हैं उन पर ये अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है। जितना ग्रेविटेशन इफेक्ट डाल रहा है तो उससे हम ये या फिर साइंटिस्ट को ये अनुमान यहाँ पर लग जाता है कि ये क्या है, डार्क मैटर है, जो कि ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिएक्ट कर रहा है, ना तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना एमिट कर रहा है। मेन इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल वो इफेक्ट है जो किस पर डाल रहा है, विजिबल मैटर्स पर डाल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डार्क मैटर। सिमिलरली डार्क एनर्जी के बारे में बात करें तो डार्क एनर्जी क्या है, एक तरह से रिपल्सिव फोर्स है। डार्क एनर्जी क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी एक एनर्जी है जो अपनी तरफ आने वाली सारी चीज़ों को क्या करता है, वो रिपेल करेगा, जिससे फिर क्या होगा, वो फैल जाएंगे, राइट। जैसे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। तो यही जो डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन में हेल्प करती है। ठीक है, यही एनर्जी है जिसकी वजह से यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा ऐसे घुमा के कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो दैट इज डार्क एनर्जी। और अगर हम पर्टिकुलर डार्क एनर्जी की बात करें तो डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स का 68% पार्ट कंप्राइज करता है। मतलब पूरा यूनिवर्स में अगर देखें तो डार्क एनर्जी कितनी है, तो 68% है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंटी मैटर। तो एंटी मैटर बेसिकली क्या होता है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, मैटर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। दिस इज द अपोजिट टू नॉर्मल मैटर। और इसके अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैटर के मतलब किसी भी नॉर्मल मैटर के अपोजिट होते हैं, पूरी तरह से अपोजिट हैं। और किस रिस्पेक्ट में, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम है, मतलब कि दोनों का मास जो कंटेंट है वो सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर वर्जन क्या है, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की अगर बात करें तो इसका एंटी मैटर वर्जन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया हमारा एंटी मैटर के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, इसको हमने एजियन में भी डिस्कस किया थोड़ा सा, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है, जितने भी स्टार्स होते हैं या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होती है, सबकी एक लाइफ स्पैन होती है। उस लाइफ स्पैन के बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कोलैप्स कर जाते हैं। सिमिलरली स्टार्स में भी होता है। तो स्टार्स जितने भी बड़े से बड़े स्टार्स हैं, जनरली क्या होता है, जैसे वेरी बिग स्टार्स, बड़े वाले स्टार्स हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने आप ही कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब कि वो धराशायी हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और वो होते कैसे हैं, उनमें मिड में या सेंटर में एक मतलब कि एक स्पेस बन जाता है।
एक होल टाइप बन जाता है जिसकी हम बात करें तो वहाँ से फिर क्या करता है कि पूरे उसके पार्ट्स उसके कंटेंट को स्टार के वो अपनी तरफ ट्रैप्ड करता चला जाता है। उस ट्रैप करने की वजह से धीरे धीरे फिर क्या स्टार हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब उसी में पूरा सब कुछ समा जाता है उसी में अपने आप खुद ही। तो स्टार्स अगर हम बात करें, अगर से हमारा सन है, सन भी हमारा एक तरह का स्टार है। तो सन की अगर बात करें तो सन से अगर जो 3 टाइम्स ज़्यादा या 3 टाइम्स से भी ज़्यादा जिन स्टार्स का मास होता है वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेगा ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन करेंगे। राइट, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जैसे हमारा सन है तो सन से कितने टाइम्स ग्रेटर मास का अगर स्टार हो तो वो मेगा ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। तो 3 टाइम्स अगर स्ट्रॉन्गर है या ज़्यादा है सन से मास तो वो स्टार फिर किसका फॉर्मेशन करेगा, वो मेगा ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। और अगर बात करें कि ब्लैक होल में जनरली होता क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैप होती क्यों चली जाती हैं, तो उनमें जो ग्रेविटी होती है उस रीजन में वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें से लाइट भी अगर एक बार अगर एंटर कर गई तो उससे निकल नहीं सकती। लाइट भी अगर एक बार एंटर कर गई तो वो निकल नहीं सकती, उसी के अंदर ट्रैप होकर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना ज़्यादा स्ट्रांग उसके अंदर ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी होती है। अब बात करें फाइनली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो पार्ट 1 है यूनिवर्स का, इसमें आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्स की बात करें तो स्टार्स देखा होगा आसमान में, सभी ने देखा। तो स्टार्स से टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं आसमान में। तो स्टार्स बेसिकली ये गैसेस से बने होते हैं, और उनमें भी कौन कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम, और भी उनमें से कुछ जो लाइटर हल्के एलिमेंट्स होते हैं वो भी इससे बने होते हैं। जनरली होता क्या है स्टार्स में, बेसिकली तो यहाँ पर होता क्या है, वो हाइड्रोजन्स होते हैं। राइट, तो हाइड्रोजन्स होते हैं तो इसमें जो वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। तो हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है कि यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में लिख दें तो ऐसे नहीं कि इतनी आसान होती है। दो हाइड्रोजन आपस में जब उनका फ्यूजन होता है तो वो हीलियम बनाते हैं, और जब हीलियम बनाते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और लाइट निकलती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और लाइट निकलती है। तो और फिर तब यही चीज़ है इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, क्योंकि हीलियम है जो हाइड्रोजन में बन रहे हैं और कुछ हीलियम भी है हाइड्रोजन भी है, तो उनको हम बात इसलिए करते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज कुछ लाइटर एलिमेंट्स इनमें होते हैं। यही बात कर रहे हैं कि इसमें जो होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और वो हीलियम बनाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और लाइट निकलती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर स्टार के कोर में बात करें, एकदम सेंटर में बात करें, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से इनमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इसी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो स्टार्स हैं वो हमें क्या देते हैं, लाइट देते हैं। राइट, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। हमने यूनिवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, उसकी बिग बैंग थ्योरी क्या है उसके बारे में, कंपोनेंट्स कौन कौन से फिजिकल और नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स, फिर गैलेक्सीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हमने। और गैलेक्सीज़ में भी 3 टाइप्स की गैलेक्सीज होती हैं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज, स्पायरल गैलेक्सीज एंड इलिप्टिकल गैलेक्सीज, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के बारे में, उसके 2 टाइप हैं, क्वासर्स एंड ब्लेजर्स, उनके बारे में। फिर डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के बारे में, देन एंटी मैटर एंड ब्लैक होल एंड फाइनली स्टार्स। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इसमें बस इतना ही। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी इसके आएंगे, जिससे कि ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स का जो बेसिक पर्पस है या बेसिक टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो अगले वीडियो में हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।